बैक माय यूट्यूब चैनल एसके जी जोशी। देखो आज की इस वीडियो में ना जो 12th क्लास का हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ रहे थे विश्व जनसंख्या वाला, उसके बारे में आज जो बचा हुआ ना वो शेष वो करते हैं। विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखो विश्व जनसंख्या में मैंने अभी तक जो पढ़ा है मैं उसका आपको रिवीजन करा देता हूँ। 2-5 मिनट लगेंगे लगभग। सबसे पहले हमने जनसंख्या की बात की थी। जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत एक निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। फिर हमने बात की थी जनसंख्या विश्व में 21वीं सदी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 600 करोड़ थी। 2013 के अनुसार विश्व की 714 करोड़ जनसंख्या थी। वर्तमान में 8 अरब के लगभग जनसंख्या है। उसके बाद हमने जॉर्ज बी क्रेसी में जनसंख्या के असमान वितरण के बारे में हमने पढ़ा था। तो कहा जाता है, जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था कि एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग निवास करते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। ये जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था, ध्यान रखना। फिर हमने पढ़ा था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जनसंख्या वितरण पढ़ा था कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। जनसंख्या वितरण भूपृष्ठ यानी पृथ्वी पर या धरातल पर रहने वाले लोगों का जो फैलाव है ना उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण कहा जाता है। सामान्य से अर्थ ये है। आपको मैं बता देता हूं, भारत के जितनी भी विश्व की जितनी भी जनसंख्या है हम कह सकते हैं कि 90% जनसंख्या 10% क्षेत्रफल पर निवास करती है स्थल मंडल के, ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने एक बात कही थी आपको कि उच्चावच की दृष्टि से याद रखें तो उच्चावच में हम समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर लगभग विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या का पूरी दुनिया में कैसा वितरण पाया जाता है? असमान वितरण पाया जाता है। फिर मैंने कहा विश्व में जनसंख्या के टॉप कितने देश है? 10 देश है जिसमें 60% जनसंख्या निवास करती है। उनमें से एक देश है, 6 देश ऐसे देश है जो एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। टॉप 10 देशों की हमने बात की तो टॉप पर पहला देश आता है, इसके अंतर्गत कौन सा आता है? चीन। उसके बाद भारत, अमेरिका, कौन सा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर इंडोनेशिया आता है, उसके बाद में ब्राजील, फिर पाकिस्तान, उसके बाद नाइजीरिया, बांग्लादेश आ जाएगा, रशिया आ जाएगा और मेक्सिको आएगा। ये टॉप 10 देश है। इनमें से 6 देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिर हमने बात की थी इसके अंतर्गत जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने कहा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक है। पहला कारक भौतिक कारक है, दूसरा कारक आर्थिक कारक है, तीसरा कारक सामाजिक है, सांस्कृतिक कारक है। भौतिक कारक के अंतर्गत 4 कारक है। कौन कौन से? एक तो भू आकृति है, उच्चावच हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा, मृदा हो जाएगा और इसके साथ साथ एक कारक और आता है इसके अंतर्गत। देखो वापस सुनना, पहला कौन सा आता है? जलवायु आता है, उसके बाद मृदा, उसके बाद में क्या आता है? उच्चावच, उसके बाद में जल की उपलब्धता। आर्थिक कारक में 3 कारक आता है, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण और वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ये जितने भी कारक है, तीनों कारक, ये किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। किसी एक कारक के बारे में आप बात कर लेते हैं, जैसे जल की उपलब्धता। या जल की उपलब्धता, जहां जल जीवन का आधार होता है तो जहां लोग वहीं निवास करेंगे जहां जल आसपास में उपलब्ध होता है, क्योंकि वो हमारे खान पान, खाने पीने के लिए, इसके अलावा उद्योगों के लिए, कपड़े धोने के लिए सभी में काम में आता है। तो विश्व में लोग उन्हीं स्थानों पर रहने को प्राथमिकता देते हैं जिस स्थानों पर आसानी से क्या उपलब्ध हो जाता है? जल उपलब्ध हो जाता है। इनका मैंने डिटेल से आपको अध्ययन करवा चुका हूं। उसके बाद में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले उसके बाद में जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? कि किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है या मापा जाता है। इसका सूत्र होता है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। यहां पर आपको क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं हम। वितरण के बाद में जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत एक निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। ये जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष और प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ध्यान रखना, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि वहां के लोगों के आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, उन सभी को महत्वपूर्ण सूचक होते हैं ये। उसके बाद में हमने बात की थी जनसंख्या जो वृद्धि की कुछ संकल्पनाएं हैं, हमने जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत देखी थी। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत दो निश्चित समय अंतराल के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, जनसंख्या की वृद्धि कहलाता है। मैंने उदाहरण के तौर पर बताया था कि 2001 में विश्व की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी और भारत की जनसंख्या 2011 में 121.02 करोड़ थी। तो इनमें से 18.15 करोड़ हमारी क्या हो गई थी? वृद्धि दर हो गई थी। इसके अलावा हमने
जनसंख्या वृद्धि के बाद में हमने बात की थी वास्तविक वृद्धि की बात की थी हमने। वास्तविक वृद्धि में मैंने आपको वो सूत्र बताया था, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। इसको हम थोड़ी देर बाद में पढ़ लेंगे, घटक पढ़ेंगे उस समय। उसके बाद में हमने ऋणात्मक वृद्धि दर की बात की थी, जिसमें जन्म दर निम्न होती है, मृत्यु दर उच्च होती है, उसे ऋणात्मक वृद्धि दर हो सकता है, या प्रवास के कारण भी ऋणात्मक वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था धनात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि में क्या होता है, आपको शायद आपको पता होगा, धनात्मक वृद्धि में जन्म दर क्या होती है, उसमें जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर क्या होती है, उसमें निम्न होती है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जब जन्म और मृत्यु के अंतर के कारण जो परिवर्तन होता है उसे प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। तो ये हमने सारी चीजें। इसके अलावा जनसंख्या की वृद्धि दर हो गया, जनसंख्या की वृद्धि दर किसे कहते हैं कि जनसंख्या में परिवर्तन होता है, उसको हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। उसके बाद में जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कितने होते हैं? 3 महत्वपूर्ण घटक। आज उन्हीं की चर्चा करेंगे। कितने घटक होते हैं? 3 घटक है, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन से घटक है? पहला घटक है इसके अंतर्गत जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा इसके अंतर्गत प्रवास हो जाएगा। आज हम इन तीनों के बारे में इसमें विस्तृत रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें जन्म की, तो जन्म में सबसे पहले एसोदित जन्म दर, ध्यान रखना इसमें सबसे पहले आएगा, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। तीन घटक में से पहला एसोदित जन्म दर। एसोदित जन्म दर क्या होती है? देखो, एसोदित जन्म दर का मतलब होता है, इसको एसोदित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में इसको अभिव्यक्त किया जाता है। कैसे किया जाता है कि एसोदित जन्म दर, एसोदित जन्म दर किसकी बात कर रहे हैं? एसोदित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में, जीवित बच्चों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ये ध्यान रखना। इसका मापन याद रखना, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, तो गणना का एक सूत्र याद रखना। कौन सा सूत्र है वो ध्यान रखना कि किसी वर्ष विशेष में जन्म जीवित बच्चे, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बट्टा, याद रखना किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000। तो ये सूत्र आपको ये गणना करने की तैयार ना, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म लेने, इसके अलावा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या के रूप में एसोदित जन्म दर को व्यक्त किया जाता है। इसके बाद में है मृत्यु दर, एसोदित मृत्यु दर की बात करें तो क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है ये, पहले देखो किसी वर्ष विशेष के अंतर्गत जन्म जीवित बच्चे जन्म होते हैं, इसके अलावा किसी क्षेत्र विशेष के वर्ष के मध्य की जनसंख्या इंटू 1000। अगला है एसोदित मृत्यु दर। कहने का तात्पर्य होता है किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर को मापने की यह सबसे सरल विधि होती है। ध्यान रखना कौन सी, एसोदित मृत्यु दर।
अशोधित मृत्यु दर की बात करते हैं। तो इसकी बात करते हैं, तो ये ध्यान रखना, किसी क्षेत्र विशेष, ध्यान रखना किसे कहते हैं, इसे किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर को मापने की, क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर को मापने की सरल विधि है, मापने की सरल विधि है ये, ध्यान रखना। अशोधित मृत्यु दर है, कहते किसे, वो ध्यान रखना, कहते किसे ऐसे, अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में, अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र विशेष, अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान, किसी वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान प्रति हजार, किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे, प्रति हजार जनसंख्या के पीछे, मृतकों, प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में, प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में, मृतकों की संख्या के रूप में, संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, ये ध्यान रखना, इसे अभिव्यक्त किया जाता है। इसका सूत्र है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, मृतकों की संख्या, किसी वर्ष विशेष में किसकी, मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य, ध्यान रखना, उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या, उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या इंटू में ये हजार लिखना है, ये इसका क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण कारक है वो है प्रवास। तीसरा महत्वपूर्ण कारक क्या है, प्रवास, माइग्रेट। प्रवास की बात करें, देखो प्रवास एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। प्रवास का हम एक अलग से चैप्टर भी पढ़ेंगे अलग से कि प्रवास किसे कहते हैं। उस चैप्टर में हम प्रवास के बारे में विस्तृत रूप से डिटेल से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जब प्रवास के बारे में बता रहा हूं तो उसको सुनना आप अच्छे से। देखो प्रवास को पढ़ने से पहले आपको कुछ तथ्य पढ़ने हैं, साथ साथ ही मैं आपको उनको पढ़ाता चला जाऊंगा। ये एक महत्वपूर्ण कारक है, ध्यान रखना। तो आप सबसे पहले ये लिखोगे उद्गम के बारे में। प्रवास पढ़ो तो सबसे पहले लिखो उद्गम, या उससे पहले आप प्रवास की परिभाषा लिख सकते हो। किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत अपने उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान की ओर पलायन करना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। प्रवास की परिभाषा लिखो तो लिख सकते हो आप, किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत अपने उद्गम स्थान को छोड़कर
गंतव्य स्थान की ओर पलायन करना। गंतव्य स्थान की ओर पलायन करना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अब देखो जितने बातें हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि उद्गम स्थान क्या आता है, यानी प्रवास का मुख्य यातायात ना, एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रवास कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम की। उद्गम वह स्थान होता है जहां लोग गमन करते हैं। उद्गम वह स्थान होता है जहां से लोग गमन करते हैं। वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं। ये क्या कहलाता है? उद्गम कहलाता है। अगला दूसरा कौन सा है? गंतव्य। किसे कहते हैं? वह स्थान जहां लोग पहुंचते हैं या लोगों का क्या होता है? आगमन होता है, उसे क्या कहते हैं? गंतव्य कहते हैं। देखो प्रवास की बात करें, जैसे मैं मान लेना मैं बात करूं आपके केसीटी की बात करूं, यानी कुचामन है। कुचामन से कोई व्यक्ति कहां जा रहा है? अजमेर जा रहा है। कहां पर जा रहा है? अजमेर जा रहा है, ठीक है। केसीटी से कहां चला गया? अजमेर। तो केसीटी क्या हो गया? उसका उद्गम स्थान हो गया, ओरिजिन हो गया इसका। क्या हो गया? उद्गम स्थान। जबकि अजमेर उसका कौन सा स्थान हो गया? गंतव्य स्थान हो गया। कौन सा स्थान हो गया? गंतव्य स्थान। ये आप इसके साथ में लिख भी सकते हो। याद रखना इस स्थान पर जनसंख्या में कमी आएगी। कमी किसमें आएगी? जनसंख्या में। जबकि इस स्थान पर जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। जनसंख्या में वृद्धि, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, प्रवास। अब देखो प्रवास किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत अपने उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान की ओर चले जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। उद्गम स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, गंतव्य स्थान जहां से लोग आगमन होता है। जहां उद्गम स्थान वाले क्षेत्र को गंतव्य स्थान, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे। देखो प्रवास स्थायी भी हो सकता है, प्रवास अस्थायी भी हो सकता है और प्रवास मौसमी भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लेना ए नाम का व्यक्ति है, वो परमानेंट कहां पर चला गया? अजमेर चला गया, यानी हमेशा के लिए कि वो वापस नहीं आएगा। कहां? कुचामन नहीं आएगा। ये हो गया स्थायी प्रवास। एक व्यक्ति जो ए नाम का है, यही व्यक्ति कुचामन से कहां चला गया? अजमेर चला गया, या हम कह सकते हैं जयपुर चला गया, ठीक है। तो ये गया केवल 5 साल के लिए, ठीक है। तो 5 साल के लिए गया तो ये कौन सा हो जाएगा? स्थायी हो गया। एक होता है सीजन के अकॉर्डिंग मौसमी प्रवास होता है। एक स्थायी प्रवास हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, मौसमी। जैसे आपने ऋतु प्रवास के बारे में नाम सुना होगा, यानी कुछ ही समय 4 या 5 महीनों के लिए जाना, और जब जैसे ग्रीष्म ऋतु में जाना या शीत ऋतु में वापस अपने घर आ जाना, या वर्षा ऋतु में वहीं पर रहना और अगली ऋतु जो अपनी आती है शीत ऋतु, उसके अंतर्गत दूसरे क्षेत्रों में अपने पशुओं को ले जाना, वो क्या कहलाता है? मौसमी प्रवास कहलाता है। इसके अलावा ध्यान रखना प्रवास, ये प्रवास कैसे हो सकता है? प्रवास गांव से गांव की ओर हो सकता है, ये साथ लिख सकते हो, गांव से गांव की ओर, और नगर से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, और नगर से नगर की ओर प्रवास हो सकता है। ध्यान रखना ये 4 हुए। अब देखो इनमें हम सबसे पहले बात करें तो इनके आगे आप ये लिख सकते हो कि इनके आगे जो मैं देखो बता रहा हूं, ढंग से सुनना इनको। गांव से गांव की ओर प्रवास सबसे ज्यादा होने का मुख्य कारण होता है ना, वो होता है विवाह। ये याद रख लेना, गांव से गांव की ओर जो होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? विवाह होता है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। गांव से नगर की ओर जाने का जो सबसे प्रमुख कारण होता है ना, वो क्या होता है? रोजगार होता है।
इसके अलावा क्या हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, लेकिन मेजर कौन सा हो सकता है, रोजगार है। ये प्रवास है। अब देखो हम बात करते हैं कुछ प्रवास से संबंधित शब्दावली की। एक होता है आप्रवास, एक होता है उत्प्रवास, एक होता है आप्रवास, आप्रवास, एक होता है उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब होता है और उत्प्रवास का क्या मतलब होता है, यानी कोई प्रवासी होता है, मान लेना वो प्रवासी किसी नए स्थान पर जाना, किसी नए स्थान पर जाना, यानी किसी नए स्थान पर जाना क्या कहलाता है, यानी कोई प्रवासी होता है वो किसी नए स्थान पर जाता है तो उसे आप्रवास कहते हैं। या प्रवासी जो एक स्थान से बाहर, जो प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो इसका उदाहरण देख सकते हो आप, जैसे मान लेना कोई व्यक्ति कहां का है, इंडिया का है, कहां का है, इंडिया का है, और वो व्यक्ति इंडिया को छोड़कर कहां चला गया, अमेरिका चला गया, ये मैं कह सकता हूं यूएसए चला गया, ये चला गया। यूएसए वाला स्थान उस व्यक्ति के लिए आप्रवासी है, क्या कहलाएगा, आप्रवास कहलाएगा, आप्रवासी के आप्रवास कहलाएगा, क्योंकि यूएसए उसके लिए नया स्थान है। जिस स्थान को स्थान से बाहर चले जाते हैं प्रवासी, जो स्थान से बाहर, अब यूएसए से कोई व्यक्ति है इंडिया का, वो कोई बाहर चला गया और जाकर वो कहां चला गया, जैसे यूएसए से कहां आ गया, वो किसी भी देश के बारे में ले सकते हो आप, जैसे नेपाल की ओर आ गया, वो नेपाल की ओर आ गया, वो क्या कहलाता है, हमेशा उत्प्रवासी कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है प्रवास के। इसके बाद में हम जो यहाँ पर इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो थोड़ी सी और कर लेते हैं कि लोग प्रवास करते क्यों है, लोग प्रवास करते क्यों है। देखो लोग प्रवास करने के मुख्य दो ही रीजन हो सकते हैं। कितने रीजन हो सकते हैं, एक तो वो लोग आर्थिक रूप से या सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रवास, दो कारण हो सकता है, या तो आर्थिक रूप, आर्थिक कारक हो सकता है, या सामाजिक कारक हो सकते हैं। ये दो प्रमुख कारक है प्रवास के होने के। आर्थिक कारक में रोजगार के लिए जा सकता है, किसके लिए, किसी क्षेत्र में अच्छी सामाजिक व्यवस्था नहीं है तो वो इस स्थान को छोड़ सकता है। तो ये दो प्रमुख कारण है। तो देखो इसमें कौन कौन से दो कारक हो जाते हैं इसके। एक कारक का नाम है प्रतिकर्ष, दूसरे का नाम है अपकर्ष। पहला कारक है प्रतिकर्ष। प्रतिकर्ष, प्रतिकर्ष कारक वह कारक है, प्रतिकर्ष कारक कौन सा कारक है, वह कारक है जो लोगों को एक स्थान को छोड़ने पर मजबूर करता है, यानी प्रवास करने के लिए मजबूर करता है। कौन सा कारक, प्रतिकर्ष कारक। जैसे बेरोजगारी, इसके अंतर्गत आपको लिखना है बेरोजगारी पहला, दूसरा रहन सहन का निम्न स्तर, तीसरा राजनीतिक उपद्रव, राजनीतिक क्या हो गया, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु, इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रतिकूल जलवायु हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा ही हो जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा महामारियां, ये भी एक रीजन हो सकता है, महामारियां, जो वापस लिख रहा हूं, महामारियां, ये ध्यान रखना। छठा रीजन कौन सा हो सकता है, महामारियां। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, ये है कारण। एक तो बेरोजगारी, रहन सहन का निम्न स्तर, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। अगर ये किसी क्षेत्र में ये सारी समस्याएं है, जैसे ये मैं समस्या बता सकता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी ये हो सकती है,
या किसी प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र में भी ये हो सकती है। तो इसे छोड़कर लोग किन कारक को लिए अपकर्ष कारक की ओर क्या हो जाते हैं, पलायन करने लग जाते हैं। तो अब अगले देखते हैं हम अपकर्ष कारक कौन कौन से है। अपकर्ष कारक सेम टू सेम वो बताए, उसके जस्ट विपरीत कौन से होते हैं, अपकर्ष कारक। इसके अंतर्गत क्या होते हैं, रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं। रोजगार के बेहतर अवसर, पहला क्या होता है, रोजगार के बेहतर अवसर होता है। इसके अलावा रहन सहन की अच्छी दशाएं होती है, रहन सहन की अच्छी दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु, जहां पर अच्छी जलवायु होती है जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु, वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा। इसके अलावा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, शांति हो सकती है, स्थायित्व हो सकता है, बहुत सारे रीजन, जैसे शांति रहना उस क्षेत्र में, या उस क्षेत्र में शांति रहना, ये भी एक बात है, बाकी को देख लेना आप, ये इतना सा महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट है। कुछ इसके अपकर्ष के बारे में ध्यान रखना। आप मैं यहाँ पर एक छोटा सा टॉप बना रहा हूं, देखो इसको भी लिख लेना साथ में। ये हो गया उद्गम, उद्गम हो गया, ये हो गया गंतव्य जहां पर लोग पहुंचते हैं। इसका रीजन हो सकता है उद्गम स्थान पर, इसे उत्प्रवास लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, इसको आप्रवास लिखूंगा मैं, समझना इसको, आप्रवास। यहां लिखूंगा प्रतिकर्ष कारक, कर्ष कारक, इसे यहां पर लिखूंगा अपकर्ष कारक। ठीक है, ये समझ जाना आप, ये भी साथ में लिख लेना शॉर्ट के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखना। और कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, जो फैक्ट है मैं बता देता हूं कि पिछले 500 वर्षों में विश्व में मानव जनसंख्या हम बात करें वो 10 गुना से अधिक बढ़ गए हैं। पिछले 500 वर्षों में, पिछले 500 वर्षों में विश्व में जनसंख्या 10 गुना बढ़ गई है। कितने गुना बढ़ गई है, 10 गुना बढ़ गई है, ध्यान रखना। प्रति वर्ष ये कुछ फैक्ट है, याद रखना। प्रति वर्ष पिछली जनसंख्या में, पिछली जनसंख्या में लगभग 8 करोड़ जनसंख्या जुड़ जाती है। कितने करोड़ जुड़ जाते हैं, 8 करोड़। इसके अलावा 20वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है, जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद में जो यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है वो जननांगिक संक्रमण सिद्धांत बचता है अपना, उसे पढ़ेंगे।